नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को देखते हैं। आइए, आज आपको 68वीं श्रृंखला यानी 68वीं श्रृंखला है। अब तक आप सबने किया प्रश्नों को और शानदार तरीके से आप सब प्रश्नों का जवाब भी देते हैं, जबरदस्त तरीके से। तो आइए हम सब प्रश्नों के श्रृंखला को देखते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए हम सब प्रश्नों के श्रृंखला को देखते हैं और आप सबको एकदम आसानी से चीजों को समझना चाहिए, ठीक ना। एकदम आराम से समझिए चीजों को और देखते चलिए कि किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। 15 मई 2022 को पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्लेमेंट 11 थे, पॉप वी थे, पॉल वी या देव सहायम पिल्ले या जॉर्ज मारियो, ठीक ना। तब आप शानदार तरीके से इस तरह के प्रश्नों को जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि आपको जो है कि देव सहायम पिल्ले जो थे ये आपको पहले संत हुए जिन्हें संत घोषित किया गया। इनका जन्म कन्याकुमारी में आपको एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कन्याकुमारी के ब्राह्मण परिवार में आपको जो है ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ, लेकिन बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया और लगभग 1784 ईस्वी में ये ईसाई धर्म को स्वीकार किए थे। ईसाई धर्म स्वीकार किए और इसी के बाद से ये आपको जो है बहुत दिनों से इनकी मांग चल रही थी और इन्हें आपको जो है कि पोप फ्रांसिस द्वारा आपको संत घोषित किया गया, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा। नेक्स्ट देखिए, 16 मई 2022 को किस राज्य ने अपना 47वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया? ये उत्तराखंड है या सिक्किम है या छत्तीसगढ़ है या तेलंगाना है? तब बताइएगा कि आपको जो है सिक्किम, यही आपको जो है कि 47वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया, ठीक ना। इसकी स्थापना जो है ये 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत इसे 22वें राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक ना। 22वें राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक ना। इसके पहले आपको 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत भारतीय संघ में शामिल किया गया और आपको जो है 1975 ईस्वी में इसे 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। तो इस तरह आप देखेंगे तो इसने अपना 47वां स्थापना दिवस के रूप में आपको मनाया, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए हुआ और 16 मई 1922 को इसके स्थापना हुई या भारतीय राज्य में इसे शामिल किया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, डेंगू के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस देश को राष्ट्रीय डेंगू यानी किस दिन को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये 11 मई को, 12 मई को, 5 जून को या 16 मई को? तो जल्दी से आप सब जवाब दीजिएगा इसका जो है, ठीक। तो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए, तब आप जवाब देंगे तो 16 मई को मनाया जाता है। वैसे आप सबको बता दे डेंगू, ठीक ना। डेंगू किसके कारण होता है? तो इजिप्ट जो है कि एक आपको मच्छर है मादा एडिस इजिप्टो के काटने के कारण आपको जो है यह होता है। और ये किसके द्वारा जागरूकता फैलाया गया है? तो आपको जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आपको जो है इसके जागरूकता के शुरुआत की गई है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके द्वारा है, ठीक ना।
जिप्टो एडिस इजिप्टो जो है ये मच्छर का नाम है और इसी के काटने से आपको होता है। नेक्स्ट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आपको कौन नियुक्त किया गया? तब आप क्या जवाब देंगे इस प्रश्न का? राकेश अस्थाना जी, अलका सिरोही जी, मनोज आहूजा जी या निधि छब्बर जी? ये कौन है जो सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए हैं? ठीक ना, ये सीबीएसई बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक ना। इसकी बात की जाए स्थापना की, तो इसकी स्थापना देखा जाए तो 1962 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय कहां है बच्चा? तो इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और आपको जो है निधि छिब्बर जी को जो है के सीबीएसई का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, निधि छिब्बर। ठीक, निधि छिब्बर जो है यही आपको नियुक्त हुई है। किस दिन को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये आपको 17 मई को, 5 अप्रैल को, 15 मई को या 5 जुलाई को ये विश्व दूरसंचार आपको एवं सूचना समाज दिवस, तो ये सूचना समाज दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2005 ईस्वी में इसका नामकरण किया गया, ठीक ना। लेकिन इसकी शुरुआत आपको जो है यानी किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताइएगा 17 मई को दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है भैया? तो आप सबको बता दें कि 17 मई 1865 ईस्वी को विश्व दूरसंचार की शुरुआत हुई थी, ठीक ना। 17 मई 1865 ईस्वी को आपको जो है इसकी शुरुआत हुई और इसी के उपलक्ष्य में आपको विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को जो है के शुरुआत हुई। ये आपको दूरसंचार की स्थापना, ठीक ना, दूरसंचार की स्थापना वैश्विक स्तर पर स्थापना। और बात की जाए कि इसकी शुरुआत कब से की गई, तो 1900 आपको जो है इसकी शुरुआत 1969 ईस्वी से इसकी शुरुआत की गई, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा। 1969 से ईस्वी से शुरुआत हुई, ठीक ना, शुरुआत हुई और 2005 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आपको सूचना समाज दिवस के रूप में मनाने की प्रथा प्रारंभ हुई। 75वां कांस फिल्म समारोह 2022 में किस देश से शुरू हुआ? ये 75वां फिल्म कांस समारोह। वैसे आपको फिल्म कांस समारोह जो है ये इसकी शुरुआत कब हुई थी बच्चा? तो इसकी शुरुआत जो है 1946 ईस्वी में आपको जो है इसकी शुरुआत हुई, ठीक ना। और इस तरह फ्रांस में यह आयोजित किया जाता है। कहां पे? फ्रांस में आयोजित किया जाता है। इस बार भारतीय जूरी सदस्य कौन थे? भारतीय जूरी आपको कौन बनी थी? तो बताइएगा आपको जो है दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण ये आपको जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त हुई थी, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें रही। वीडियो शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से यह बुक लिखा गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए काफी लाभदायक भी है, फायदेमंद भी है। आप इसे जरूर से पढ़िए और परचेज करिए। दिल्ली की किस उपराज्यपाल ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है? ठीक ना, ये अनिल बैजल जी हैं या नजीब जंग जी हैं या तेजेंद्र खन्ना जी हैं या बनवारी लाल जी हैं? तब बताइएगा
कि अनिल बैजल साहब जो हैं ये अपने पद से इस्तीफा दे दिए और हाल ही में आपको जो है कौन बना है, तो विनय कुमार सक्सेना। कौन? विनय कुमार सक्सेना। कुमार सक्सेना जो हैं ये नए राज्यपाल के रूप में दिल्ली के नए राज्यपाल बने हैं। नए राज्यपाल दिल्ली आपको जो है दिल्ली के बने हैं अनिल बैजल के स्थान पर। ठीक, तो ये आपको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं और जो है एलजी विनय कुमार सक्सेना जी हैं। वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस हर साल निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? ये मई के तीसरे गुरुवार, जनवरी के तीसरे सोमवार, मार्च के तीसरे शुक्रवार या अगस्त के तीसरे मंगलवार। तब आप जवाब दीजिएगा कि मई के तीसरे गुरुवार को वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक ना, वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस के रूप में हम सब इसे मनाते हैं 17 मई को। मई के तीसरे गुरुवार, 17 क्या कहूं। किस राज्य के रामगढ़ विषधारी को 52वां बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया? तब बताएगा ये आपको राजस्थान में है और इसके साथ ही राजस्थान में बाघ अभयारण्यों की संख्या आपको 4 हो जाती है। ठीक ना, वैसे कुल भारत में 53 बाघ अभयारण्य है। एशिया में सर्वाधिक बाघ जो है वो भारत में ही है। और उसके साथ साथ ही आप सबको बता दिया जाए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सर्वाधिक बाघों की संख्या जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। ठीक ना, जब पूछे कि किस राज्य में है सर्वाधिक बाघ, तब बताएगा कि आपको जो है कि मध्य प्रदेश राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक, तो ये आप आंकड़े याद कर सकते हैं। हर साल आतंकवाद निरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तब आप जवाब दे सकते हैं कि आपको प्रधानमंत्री राजीव गांधी के श्री राजीव गांधी जी की पुण्य तिथि पर, ठीक ना, पुण्य तिथि पर हम लोग जो है ये मनाते हैं और ये 21 तारीख को जो है आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि लिट्टे के द्वारा आपको राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। लिट्टे का फुल फॉर्म है लिबरेशन ट्राइगल तमिल इलम के नाम से इसे हम सब जानते हैं। नेक्स्ट, भारत के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश का विस्तार कहां है? तब आप बताइएगा 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश या 24 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश या 22 डिग्री आपको 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री आपको 24 मिनट उत्तरी अक्षांश या 30 डिग्री। तो बताइएगा कि इसका ऑप्शन नंबर 1 आपको 30 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश में उत्तर प्रदेश राज्य का विस्तार आपको हुआ है। और आप में से बताएंगे कि इसका देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक ना, ये तो अक्षांशीय विस्तार हुआ, आप में से देशांतरीय विस्तार ये जवाब आप लोग देंगे। देशांतरीय विस्तार आपको कितना है? ठीक ना, विस्तार यूपी का कितना है? यूपी। ठीक, तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देंगे कि देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक ना, पूर्वी देशांतर में कितना है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों या संघ प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो आप जवाब दीजिएगा कि कुल आपको 8 राज्य और 8 + 1 9 राज्यों को आपको सीमा को स्पर्श
करती है। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। ये कौन कौन से राज्य हैं, तो आप जवाब दीजिएगा। ये 9 राज्य आप काउंट कर लीजिएगा बाबू। यहां से बिहार 1 हुआ, आपको जो है झारखंड 2 हुआ, आपको मध्य प्रदेश 3 हुआ, आपको छत्तीसगढ़ 4 हुआ, राजस्थान 5 हुआ, हरियाणा 6 हुआ, ठीक ना, हरियाणा 6 हुआ, हिमाचल प्रदेश 7 हुआ, प्रदेश 7 हुआ, और आपको कौन सा बचा, ठीक ना, ये हाँ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और आपको नई दिल्ली, ठीक। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए। ये कौन सा छूट रहा है, ये आपको जो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश कौन सा छूट रहा है, ठीक ना। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, नई दिल्ली, उत्तराखंड, ठीक ना, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड, ये आपको जो है ये कुल 9 राज्यों से आपको 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश 9 से आपको सीमा स्पर्श करती है, जिसमें सबसे अधिक सीमा जो है, सर्वाधिक सीमा किसके साथ, तो सर्वाधिक सीमा जो है ये आपको जो है सीमा आपको किसके साथ है, तो बताइएगा कि मध्य प्रदेश के साथ है। सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ है। यूपी SSS वीडियो के शानदार बैच हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं और शानदार तरीके से आप इसे पढ़ भी सकते हैं, ठीक ना। तो एकदम मन लगा के जबरदस्त तरीके से पढ़िए, एकमात्र ध्येय पढ़ने का होना चाहिए, बाकी कहीं का नहीं, ठीक ना। चूंकि सफलता के लिए पढ़ाई जीवन को एक तरीके से नया मार्ग देने के लिए आपको शिक्षा ही बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है, तो वैसे कई किताबें 3 दे रही हैं, लेकिन मेरे अनुसार उत्तर प्रदेश को 2 प्राकृतिक प्रदेशों में आपको विभाजित किया गया है, सिर्फ 2। एक आपको जो है आप कह सकते हैं कि आपको प्राकृतिक प्रदेशों में उत्तरी पठारी प्रदेश, ठीक ना, ये उत्तरी पठारी प्रदेश, उत्तरी पठारी प्रदेश, और दूसरा जो है ये आपको जो है दूसरे में आपको मैदानी प्रदेश गंगा का, आपको गंगा का मैदानी प्रदेश, ये 2 भाग है उत्तर प्रदेश को मुख्य रूप से आप देख सकते हैं। उत्तर का पठारी प्रदेश और मैदानी प्रदेश के रूप में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। ये 2 प्राकृतिक क्षेत्रों में यूपी को बांटा गया है। भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश, ये आपको का विस्तार कहां हुआ है, सहारनपुर से कुशीनगर, यानी जो हिमालय का तराई क्षेत्र है उसे ही भाबर प्रदेश के नाम से जानते हैं, ठीक ना। भाबर प्रदेश जो है, भाबर प्रदेश कौन सा है, तो आप जवाब दीजिएगा कि सहारनपुर से कुशीनगर तक का क्षेत्र जो है ये आपको भाबर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। भाबर एवं तराई क्षेत्रों के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, तो प्लाई उद्योग है, कागज उद्योग है, फर्नीचर उद्योग है, या उपयुक्त सभी हैं। तो एकदम जबरदस्त तरीके से जवाब दीजिएगा कि उपयुक्त सभी जो हैं ये आपको भाबर और तराई प्रदेश के प्रमुख उद्योग माने जाते
है। वैसे भी आप सबको जो है सहारनपुर आपको लकड़ी के खिलौनों के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, ये बातें भी आप सबको पता है। खादर प्रदेश की मृदा में किस तत्व की कमी होती है? तो खादर प्रदेश की मृदा, खादर मृदा कहते किसको है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को, ठीक ना, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर मृदा के नाम से जलोढ़ मृदा को आपको कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मृदा का मतलब कि नई मिट्टी, आपको नदियों के द्वारा लाई गई नई मिट्टी को नवीन जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसमें पोटास की मात्रा रहती है, नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। किसकी कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन के अभाव पाया जाता है। यह अत्यधिक उपजाऊ मृदा होती है, अत्यधिक उपजाऊ मृदा, ठीक है ना, उपजाऊ मृदा के रूप में इसे जाना जाता है। और यहां की प्रमुख फसलें क्या है? तो प्रमुख फसलें आपको जो है दलहन, तिलहन, ठीक ना, आपको जो है गेहूं, ये सभी इस क्षेत्र के नवीन खादर के क्षेत्र के प्रमुख मृदा मानी फसलें मानी जाती हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो आप जवाब दीजिएगा कि आपको जो है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये झांसी में है या प्रयागराज में है, लखनऊ में है या हापुड़ में है? तो बड़े ही शालीनता के साथ आप बताइएगा कि चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। और भारत यूपी का प्रथम केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना, कृषि विश्वविद्यालय भी आपको जो है कि झांसी में ही है। इसके साथ साथ ही लखनऊ में आपको जो है कि केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान कहां है? तो केंद्रीय विष एवं औषधि अनुसंधान जो है ये आपको यहीं पर स्थित है। ये महत्वपूर्ण बातें याद रखे रहे। चल नेक्स्ट देखिए, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन कहां स्थित है? तो आपको इसे ही शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हिंडाल्को, ठीक ना, हिंडाल्को, इसे हिंडाल्को के नाम से जानते हैं। और ये आपको उत्तर प्रदेश की सोनभद्र जिले में आपको स्थित है, ठीक ना, सोनभद्र के जिले में आपको हिंडाल्को स्थित है। ये किसकी कंपनी है? तो आप बता सकते हैं कि बिड़ला ग्रुप की कंपनी है। किसकी? बिड़ला ग्रुप के, आपको ग्रुप के कंपनी है, ये महत्वपूर्ण। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में, आपको इसके स्थापना जो है 1954 ईस्वी में हुई थी। सॉरी 1958 में, 54 नहीं, 1958 ईस्वी में यूएसए के सहयोग से, ठीक ना, सहयोग से ये आपको स्थापित किया गया था। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सब देखते चलिए, समझते चलिए, चीजों को जितना जल्दी एडॉप्ट कर लेंगे चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट देखिएगा, एनटीए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, साथ ही यूपी सुपर टेट की भी बैच हमारी संस्था की ओर से संचालित है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य में काफी लाभदायक भी होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र ये कहां है? ये आपको
राष्ट्रीय कृषि वानिकी, ठीक ना, ये झांसी में है या नागपुर में है या इलाहाबाद में है या जोधपुर में है, तब बताएगा कि ये आपको जो है कि झांसी में राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान है। जबकि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक ना, अनुसंधान संस्थान, ये जब पूछे बच्चा कि कहाँ है तो बताइए इसे ही निरी के नाम से जानते हैं, ठीक ना। निरी जो है ये न से नागपुर, न से नेरी, नेरी नागपुर में गिरबा पानी बा, ठीक ना, ये याद की रहिए आप सब। निरी आपको जो है यही है। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत अनुसूचित जातियों की संख्या है? ये अनुसूचित जाति पूछ रहा है, यानी एससी की बात कर रहा है, ठीक ना, एसटी की नहीं। कुल आपको 20.69%, कहीं कहीं 20.7 लिख दिया है, ठीक ना, 7% आपको है। जबकि एसटी कितना है तो एसटी 0.6% आपको यूपी में एसटी की संख्या है। कितना? यूपी में एसटी की संख्या 0.6% आपको जो है। ठीक, अभी इससे और भी प्रश्न है, इसीलिए डेटा आगे नहीं बता रहा हूं। अगले प्रश्न को जवाब दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई या आजमगढ़? यानी सर्वाधिक एससी जाति के लोग कहां रहते हैं तो बताइएगा कि सीतापुर में। ठीक ना, यूपी में सबसे अधिक सीतापुर जिले में एससी जाति की संख्या पाई जाती है। ठीक, सीतापुर ये आपको जो है लखनऊ से थोड़ा सा आगे सीतापुर। ठीक, और नैमिषारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है तो नैमिषारण्य के लिए। ठीक ना, नैमिषारण्य, सारण्य आपको यही है। और ये बहुत बड़ा आपको 84,000 ये आपको जो है ऋषियों के द्वारा यहाँ तपस्या किया गया है। नैमिषारण्य की भूमि पवित्र भूमि मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की न्यूनतम प्रतिशतता कहां पाई जाती है? यानी जनसंख्या न्यूनतम नहीं पूछ रहा है, प्रतिशतता की दृष्टि से न्यूनतम कहां पाई जाती है? बलरामपुर में, रामपुर में, बागपत में या गौतम बुद्ध नगर में? तब आप जवाब दीजिएगा कि बागपत जिले में आपको न्यूनतम एससी जाति के लोगों के प्रतिशतता, एससी की प्रतिशतता न्यूनतम कहां पाई जाती है तो आपको बागपत जिले में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या। अच्छा, अनुसूचित जनजातियों की संख्या यानी एसटी आ गया। ठीक है ना, एसटी की जनसंख्या कितनी है तब आपको जो है कितना प्रतिशत है तो 0.6% आपको जो है एससी जातियों के आपको एसटी की जनसंख्या है। सर्वाधिक एसटी कहां है तब सोनभद्र जिले में आपको सर्वाधिक एसटी है। सर्वाधिक आपको जो है एसटी कहां है तो सोनभद्र जिले में। ठीक है ना, सोनभद्र जो है यूपी का, यहीं पे सबसे अधिक एसटी जाति के लोग हैं। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति कहां पाई जाती है? ये थारू से हर बार पर क्वेश्चन पूछता है। ये थारू जनजाति ये मैंने कई बार बताया है, ये अपने आप को किरात का वंशज कहते हैं। किरात वंशज का मानते हैं। ठीक ना, ये दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, शोक के रूप में ये आपको जो है कि हिमालय की तराई में पाए जाते हैं।
तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये सबसे सर्वाधिक आपको उत्तराखंड में, ठीक ना, उत्तराखंड में, इसके बाद उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी ये जनजाति आपको पाई जाती है। और ये आपको बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, ये सभी क्षेत्र में आपको उपयुक्त सभी क्षेत्रों में ये पाई जाती है, ठीक ना। तो उपयुक्त सभी हिमालय के तराई वाले जितने जिले हैं इन सभी में पाई जाती है। नेक्स्ट, हिंदी इंडिविजुअल बाय नितिन सर, शानदार तरीके से, लाजवाब, उनका कोई जोड़ ही नहीं, ये आप सब जानते हैं, अद्भुत एकदम। हिंदी तो पूछिए मत, उनके द्वारा पढ़ाया गया है और आप परचेज कर सकते हैं। खरवार जनजाति कहां निवास करती है? खरवार जनजाति देवरिया में, गाजीपुर में, सोनभद्र में या उपयुक्त सभी में? तो उपयुक्त सभी जिले में आपको खरवार जनजाति पाई जाती है, ठीक ना। ये आपको ये बहुत समाज से इसका प्रमुख कार्य कृषि है, ठीक ना। कृषि कार्य करना इस जाति का प्रमुख पेशा है। भारत में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? ये कब शुरू हुई भूमंडलीकरण की? 1989 में, 1991 में, 93 में या 90 में? तो 1991-92 के दशक में भारत में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई। भूमंडलीकरण का मतलब ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत आपको भारत में हुई। इसी समय नई आर्थिक नीति जो है, आर्थिक नीति की शुरुआत भारत में हुई, जिसे हम सब LPG के नाम से जानते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इस के समय में प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव। और आपको इस नई नीति को राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं। मनमोहन मॉडल के नाम से आपको जाना जाता है। भारत में आपको नई आर्थिक नीति के जनक किसे कहते हैं? तो मनमोहन सिंह को कहते हैं, ठीक ना। मनमोहन सिंह को आपको जो है नई आर्थिक नीति के जनक आपको मनमोहन सिंह को कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा, आप सब चीजें समझ रहे होंगे, बातें अच्छे तरीके से आ रही होंगी। ऑस्ट्रोप्रोटोलायड समूह की प्रमुख विशेषताएं क्या है? रंग काला होता है, नाक चपटी होती है, छोटा माथा होता है और उपयुक्त सभी होता है। तो ऑस्ट्रोप्रोटोलायड जो होते हैं ये बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी बातें, एकदम नाक चपटे, रंग काला, ये आपको जो है होती है। ऑस्ट्रोप्रोटोलायड टाइप के लोग जो है नागालैंड में आप देखोगे तो यहाँ ऑस्ट्रोप्रोटोलायड प्रकार के लोग ही पाए जाते हैं। भारत में खासी जनजाति कहां पाई जाती है? तो गारो, खासी और जयंतिया, ये आपको तीनों जनजाति मेघालय में पाई जाती है। कहां? गारो, खासी और जयंतिया। खासी और जयंतिया, ये जयंतिया, ये तीनों पहाड़ का भी नाम है और जनजाति का भी आपको नाम जाना जाता है। ये जनजाति मेघालय में पाई जाती है। मेघालय में ही भारत का नहीं दुनिया का सर्वाधिक अधिक वर्षा मॉनसून राम जो है ये मेघालय में ही होता है। नेक्स्ट, प्रमुख उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष कौन सा है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष कौन सा है? महोगनी, रेडवुड, चीड़ या टीक? तो टीक जो है ये आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती प्रकार की वनस्पति होती है, ठीक ना, एकदम जबरदस्त तरीके से। नेक्स्ट देखिए,
मरुस्थलीय वन वाले क्षेत्रों में कितना प्रतिशत वर्षा होती है? तो मरुस्थल कहते किसको है? मरुस्थल उसे कहते हैं जहां आपको 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो तो उसे मरुस्थल बोलते हैं। लेकिन पूछ रहा है मरुस्थलीय वन वाले क्षेत्रों में कितना प्रतिशत वर्षा आपको होनी चाहिए? तो 50% से कम वर्षा जहां होगी वहीं पे आपको इस तरह की बातें देखने को मिलता है। यूपी पुलिस शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं और आप सब पढ़ सकते हैं। जबरदस्त तरीके से अपने पढ़ाई को अनवरत रूप से जारी रखें और उम्मीद करते हैं कि आप सब सफल भी रहेंगे। लाल मृदा में कौन सा तत्व कम होता है? ये लाल मृदा भारत में दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है, ठीक ना? भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग, ठीक। लाल मृदा में आपको जो है कि लोहे की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, लोहे की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, ठीक ना? इसमें कौन सा तत्व की कमी होती है? तब आप जवाब दीजिएगा कि उपयुक्त सभी तत्वों की कमी पाई जाती है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कपास उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, पठारीय क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र? तब आप क्या जवाब दोगे? तो आप शानदार तरीके से आसानी से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अब कपास के लिए आपको जो है किस प्रकार की मिट्टी चाहती है? तो काली मिट्टी कपास के लिए चाहती है। कपास के उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम है। चीन विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत में गुजरात जो है, गुजरात प्रथम स्थान पर है। जबकि सर्वाधिक सूती मिलें कहां है? तो सर्वाधिक सूती मिलें आपको जो है ये कहां है? तो आप जवाब दीजिएगा महाराष्ट्र में है, ठीक ना? ये बात है। लेकिन ये गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में आपको बोई जाती है। कहां पे? गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में आपको जो है बोई जाती है। नेक्स्ट, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां है? लखनऊ, वाराणसी, कानपुर या मेरठ में दो केंद्रीय उपोष्ण, अब इसे आम का बागवानी क्षेत्र भी कहते हैं, ये लखनऊ में है। जबकि भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान कहां है? तो बताइएगा कि ये आपको वाराणसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान तब आप जवाब दीजिएगा कानपुर में है। मेरठ में आपको जो है आलू अनुसंधान संस्थान आपको मेरठ में है, ठीक ना? भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान मेरठ में है। आलू अनुसंधान संस्थान ये आपको जो है मेरठ में है, ठीक। आम प्रौद्योगिकी प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। सहारनपुर, जौनपुर, लखनऊ या कानपुर में? तब आप क्या जवाब देंगे? तो बताइएगा कि आम प्रौद्योगिकी प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है। और मलिहाबाद आप सबको पता होगा,
मलिहाबाद जो है ये आपको दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है, दशहरी आम के लिए आपको विश्व प्रसिद्ध है। ये बातें भी आप याद रखे रहिएगा, ये महत्वपूर्ण बात। अमरूद औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र, अमरूद की कई प्रजाति, सफेदा, इलाहाबादी, ये सब आपको जो है इलाहाबाद में याद रखे रहेगा कि अमरूद प्रौद्योगिकी प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र आपको जो है इलाहाबाद प्रयागराज में आपको स्थित है। नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट्स जबरदस्त लाजवाब उनके द्वारा लिखा गया है भाई, और आपको जो है कि हर एक विषय, हर एक टॉपिक को टच करते हुए उनके द्वारा जबरदस्त तरीके से लिखा गया है, ठीक ना। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात जोन कहां स्थित है? तो कृषि निर्यात जोन बच्चा ये यूपी में आगरा में है। कहां पे? यूपी के आगरा में कृषि निर्यात जोन आपको स्थित है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें रही। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो जावेद पहाड़ी, नल्ला मलाई, अन्ना मलाई नहीं भैया, ये आपको पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। नहेंद्र नहीं, महेंद्रगिरी पर्वत जो है ये पूर्वी घाट के सबसे ऊंचे पर्वत चोटी मानी जाती है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत के आपको जो है अन्नामुड़ी, अन्नामुड़ी जो है ये दक्षिण भारत की है। डोडा बेटा दूसरी, बिट्टा बेटा, ठीक ना बिट्टा, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरे सबसे ऊंची चोटी। ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है तो बताइएगा 2637 मीटर आपको है। ये किसका है? तो नीलगिरी पर्वत का है। नीलगिरी पर्वत की चोटी है, पर्वत की चोटी मानी जाती है। वही अन्नामलाई जो है ये आपको जो है अनामुड़ी पर्वत की, अनामुड़ी पर्वत के अन्नामलाई मलाई पर्वत की चोटी है, पर्वत की चोटी आपको है। और इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है बच्चा? तो ये 2695 मीटर आपको जो है 95 या 96, 95 है शायद मीटर आपको इसके ऊंचाई है, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण बातें याद रखे रहिएगा, ध्यान दिए रहिएगा। दंडकारण्य का पठार कहां है? तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का पूरा भाग जो है इसे ही हम दंडकारण्य का पठार के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यानी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दंडकारण्य का पठार का विस्तारी भाग माना जाता है। मालाबार मैदान किसे कहते हैं? तो ये देखो, ये यही भाग है। इधर का टोटल भाग जो है मंगलौर से लेकर, यहां पे मंगलौर है, ठीक ना, मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक ये आपको पूरा भाग जो है ये मालाबार तट है, ठीक। मालाबार के नाम से जानते हैं। तो मंगलौर से कन्याकुमारी आपको जो है ये मालाबार के नाम से जाना जाता है, ठीक। गुजरात से गोवा कोंकण क्षेत्र के नाम से आपको जो है जानते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे संस्था की ओर से जबरदस्त तरीके से लेखपाल की बुक लिखी गई है। आप इसे शानदार तरीके से खूब लगा के पढ़िए। मौका बढ़ गया है, आपको 1 महीने के लिए पेपर टल गया है। सभी लोग 1-1.5 महीने और जबरदस्त तरीके से सांसें थाम कर स्पीड बढ़ा लीजिए, ठीक ना, जबरदस्त। कयाल किसे कहते हैं? ये आपको, तो केरल का लैगून जो है या दक्कन का रेगूर, तो केरल का लैगून इसे ही कयाल के नाम से
जानते हैं। क्याल किसे कहते हैं? तो केरल का लैगून जो है इसे हम क्याल के नाम से जानते हैं। मालाबार के तटीय क्षेत्र में आपको जो है कौन सी मुख्य फसल उगाई जाती है? तो मालाबार का मतलब है कि केरल। केरल की प्रमुख फसल कौन है? ऐसे दिमाग लगा लो। केरल में तो मसाला का उत्पादन केरल में सबसे अधिक होता है, खासकर आपको इलायची के लिए बहुत अधिक वर्षा चाहता है। लगभग 600 सेंटीमीटर इलायची के लिए वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। लक्षद्वीप कहां स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में है, अरब सागर में है। और आपको एक प्रकार का मूंगा द्वीप है। कैसा है? तो मूंगा द्वीप या इसे ही बोलते हैं प्रवाल द्वीप, ठीक ना? ये आपको इसके नाम से जानते हैं। ये आपको माहे के पश्चिम में है, ठीक। ये माहे के पश्चिम में लक्षद्वीप जो है, ये माहे के पश्चिम में ऐसे भारत आओगे तो यहीं पे माहे है, और इसके पश्चिमी भाग में आपको यहीं पे जो है पश्चिमी भाग में आपको जो है मिलेगा लक्षद्वीप, ठीक। तो ये लक्षद्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप स्थित है। तो अंडमान निकोबार 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित है। 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में के दक्षिण में, ठीक ना? 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में आपको जो है ये स्थित है। देखो दक्षिण भी ऑप्शन बनाया है, ठीक। 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में आपको स्थित है। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत ये आपको सबसे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सभी को देख लो। ये नॉर्थ है, ये आपको इंदिरा कॉल कहलाता है, ठीक ना? इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसे गौर माता का, इसको किबुथी कहते हैं, किबुथु। ये कहां है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक ना? अरुणाचल प्रदेश में है। और जो है इसे गौर माता कहते हैं, और ये गुजरात में है, ठीक। ये आपको इंदिरा कॉल लद्दाख में, और आपको ये अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में आपको स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा। तो इस तरह प्रश्नों के शानदार महत्वपूर्ण श्रृंखला समाप्त हुए। आप सबको सारी बातें अच्छे तरीके से उम्मीद है समझ में भी आई होगी। बड़े ही नॉर्मली तरीके से मैंने बताने का भी कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि आप सब की तैयारी जबरदस्त तरीके से एकदम फुल एंड फाइनल युद्ध में बनने लायक आप सब हो गए हैं, और गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे तो आपको आपके रास्ते से कोई नहीं हटा सकता। यानी आप जो है एक दिन झंडा फतह करेंगे, विजयी होंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।